Hello friends, and I welcome all of you to my channel Imbibe. We are going to start the new chapter of class 9, chapter 1, Matter in Our Surrounding from the NCERT science book. So if you are a new visitor to our channel, press the bell icon and subscribe the channel so that you cannot miss any update from our channel. So without wasting time, let's start the chapter Matter in Our Surrounding. So as we look at our surrounding, we see a large variety of things with different shapes, sizes and texture. हम जैसे जैसे अपनी सराउंडिंग में देखते हैं तो हमें बहुत सारी ऐसी वैरायटी ऑफ थिंग्स मिलती हैं जिनके शेप्स अलग हैं, जिनके साइज़ अलग हैं, जो दिखने में जिनका टेक्सचर अलग है. एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज़ मेड अप ऑफ मटेरियल जिसको साइंटिस्ट क्या कहते थे, मैटर कहते थे. The air we breathe, the food we eat, stones, clouds, stars, plants, animals, even a single drop of water or particle of sand, everything is matter. हर चीज़ क्या है, मैटर है. और जब हम उन्हें आसपास देखते हैं तो हम ये भी जानते हैं कि उनका मास भी होता है और वो कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं या स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं जिसे वॉल्यूम कहते हैं. इन अदर वर्ड्स दे बोथ हैव मास एंड वॉल्यूम. अर्ली इंडियन फिलोसोफर्स जो थे उन्होंने क्लासिफाई किया था मैटर को इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स या फिर उन्हें पंच तत्व भी कहते थे. द एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर. उनके हिसाब से हर चीज़ लिविंग या नॉन लिविंग वॉज मेड अप ऑफ दीज 5 बेसिक एलिमेंट्स. और जो एंशियंट ग्रीक फिलोसफर्स थे हैड अराइव्ड एट सिमिलर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर. लेकिन आज के जो मॉडर्न साइंटिस्ट हैं उन्होंने 2 टाइप का क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर दिया था बेस्ड ऑन द फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे. इस चैप्टर में हम यही देखेंगे कि बेस्ड ऑन फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ पे मैटर कैसे बेस्ड है. तो आगे बढ़ते हैं फिज़िकल नेचर ऑफ मैटर, जिसका फर्स्ट पॉइंट है मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. इस टॉपिक में एक एक्टिविटी दी हुई है जिसमें ये डिसाइड करना है कि नेचर ऑफ मैटर कैसा होता है, कॉन्टिन्यूस होता है या पर्टिकुलेट होता है. इसी को समझने के लिए यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है जिसमें हमें 100 ml बीकर में वाटर लेना है और वाटर के लेवल को मार्क कर देना है. उसमें डिज़ोल्व करना है शुगर या सॉल्ट पार्टिकल्स विद द हेल्प ऑफ ग्लास रॉड. ऑब्जर्व एनी चेंज इन वाटर लेवल. अब ये देखना है कि वाटर लेवल में कोई चेंज आया है या नहीं आया है. कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे हैं. What do you think has happened to the salt? Where does it disappear? Does the level of water change? Now in this activity the level of water बीकर में वो सेम रहेगा. एक ड्रॉप भी अगर आप टेस्ट करेंगे तो वो स्वीट रहेगा और जो शुगर क्रिस्टल्स हैं वो विजिबल नहीं रहते हैं शुगर में. जो पार्टिकल्स होते हैं सॉल्ट और शुगर के वो इस तरह डिज़ोल्व हो जाते हैं वाटर में और फॉर्म करते हैं एक होमोजेनस सोल्यूशन. ये सोल्यूट पार्टिकल्स सेटल डाउन हो जाते हैं सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के स्पेसेस के बीच. इस एक्टिविटी का कंक्लूजन क्या है? इस एक्टिविटी में ये देखा गया है कि मैटर जो है कंसिस्ट ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स. देयर आर सम वेकेंट स्पेसेस जिनको क्या कहते हैं, वॉइड्स कहते हैं. और व्हेन शुगर जैसे हम ऐड करते हैं वाटर में और उसको अच्छे से मिला देते हैं तो जो एम्प्टी स्पेसेस हैं वो ऑक्यूपाई हो जाती हैं शुगर के पार्टिकल्स के द्वारा. सो it dissolves and form a uniform solution of water with the sugar. Next आते हैं how small are these particles of matter. तो यहाँ पर एक और एक्टिविटी दी गई है, एक्टिविटी 1.2. Let us read this activity. Now you can see the activity. Please read the activity. Take 2-3
crystals of potassium permanganate and dissolve them in 100 ml of water. Take out approximately 10 ml of this solution and put it into 90 ml of clear water. Take out 100 ml of this solution and put it into 90 ml of another 90 ml of water. तो इसमें किया क्या गया है, इस एक्टिविटी में आपको 2 से 3 क्रिस्टल पोटेशियम परमैंगनेट के लेने हैं और उसको डिज़ोल्व कर देने हैं 100 ml ऑफ वाटर में. उसके बाद आपको अप्रॉक्सीमेटली 10 ml, यहाँ इस डायग्राम में देखिए, आपको पोटेशियम परमैंगनेट आपने मिक्स कर दिया. इसी बीकर में से 10 ml आपको लेना है सॉल्यूशन और उसको 90 ml ऑफ क्लियर वाटर में आपने ऐड कर दिया. फिर उसके बाद उस थर्ड बीकर में से आपने 10 ml उस सॉल्यूशन का लिया और फिर उसको दूसरे एक 90 ml क्लियर वाटर में ऐड कर दिया. फिर आपने एक और बार इस प्रोसेस को रिपीट किया. कीप डाइल्यूटिंग द सोल्यूशन लाइक दिस 5 to 8 टाइम्स. 5 से 8 बार आप करेंगे ऐसे. इज़ द वाटर स्टिल कलर्ड? क्या ये पानी अभी भी कलर्ड है? तो आप देख सकते हैं जब हम ऐड करते हैं पोटेशियम परमैंगनेट को सोल्यूशन में, वाटर के सोल्यूशन में, तो वाटर बिकम्स पिंक और पर्पल. बट डाइल्यूशन के बाद द इंटेंसिटी ऑफ कलर डिक्रीजेस. इंटेंसिटी कलर का देखिए क्या होता जा रहा है, लाइट पिंक होता जा रहा है. क्रिस्टल जो होते हैं पोटेशियम परमैंगनेट के, वो इस सोल्यूशन में, वाटर में ब्रेक डाउन कर जाते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स में और यही पार्टिकल्स स्प्रेड कर जाते हैं वाटर में. कलर वाटर का पिंक और पर्पल बन जाता है और डाइल्यूशन पे कलर ऑफ द सोल्यूशन इन द बीकर सेकेंड और थर्ड या फिर फोर्थ में आप देखिए पिंक और पर्पल ही है, लेकिन जो इंटेंसिटी है कलर की वो वीक होती जा रही है और सोल्यूशन लाइटर और लाइटर होता जा रहा है. After observing this activity, we can conclude that each particle or piece of potassium permanganate is made up of a number of small particles like atoms. इस एक्टिविटी में आपको ये ऑब्जर्व करने को मिलता है, हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि पार्टिकल या एक छोटा सा पीस पोटेशियम परमैंगनेट का वो और छोटे छोटे पार्टिकल्स से बना होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, एटम कहते हैं. राइट. ऑन डाइल्यूटिंग दीज पार्टिकल्स, जैसे ही हम इन पार्टिकल्स को डाइल्यूट करते हैं ये डिवाइड हो जाते हैं और स्प्रेड हो जाते हैं सोल्यूशन में. तो कुछ ही फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ KMnO4 कैन मेक वाटर पिंक और कलर. अब यहाँ पे एक जगह पे पूछा गया था कि पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला क्या होता है. सो इफ़ यू आर आस्क्ड कि KMnO4 का पोटेशियम परमैंगनेट को केमिकल फॉर्मूले में कैसे डिनोट करते हैं, तो दिस इज द केमिकल फॉर्मूला फॉर पोटेशियम परमैंगनेट. नाउ let us read. This experiment shows that a few crystals of potassium permanganate can color a large volume of water, about 1000 liter. So we conclude that there must be millions of tiny particles in just one crystal of potassium permanganate, which keep on dividing into smaller and smaller particles. This I have already explained. The same activity can be done by using 2 ml of Dettol instead of potassium permanganate. The smell can be detected even on repeated dilution. Dettol भी आप यूज़ कर सकते हैं पोटेशियम परमैंगनेट अगर आपके पास नहीं है तो. आपको ये रियलाइज़ होगा कि जो लास्ट सबसे आपका बीकर होगा Dettol, जिसमें आपने 10 ml लिया होगा सोल्यूशन Dettol का वाटर में, उसके बाद भी, उसको मिक्स करने के बाद भी थोड़ी सी स्मेल आपको Dettol की रियलाइज़ होगी या आप डिटेक्ट कर सकते हैं. द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल. दे आर स्मॉल बियॉन्ड आर इमेजिनेशन. बहुत छोटे छोटे होते हैं ये पार्टिकल्स, जितना हम सोच भी नहीं सकते. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर. पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम. मैटर के बीच में स्पेसेस होते हैं उनके पार्टिकल्स के बीच में. आइए देखते हैं कैसे.
In activities 1.1 and 1.2, we saw that particles of sugar, salt, Dettol और potassium permanganate got evenly distributed in water. Evenly कैसे distribute हो गए थे इनके particles. Similarly, जब हम चाय बनाते हैं, कॉफ़ी बनाते हैं या lemonade बनाते हैं, तो particles एक ही तरह के matter में get spaces में चले जाते हैं, mix हो जाते हैं between particles. This shows that इससे ये प्रूफ होता है कि स्पेस होते हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में. पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग. ये कॉन्टिन्यूसली मूव करते हैं. इसको समझने के लिए आइए देखते हैं एक्टिविटी 1.3. पुट एन अनलिट इंसेंस स्टिक इन अ कॉर्नर. इंसेंस स्टिक अगरबत्ती ऑफ योर क्लास. हाउ क्लोज डू यू हैव टू गो नियर इट सो एज टू गेट इट स्मेल. आपको कितने पास, आपको क्या करना है, क्लास में अपने जाइए, एक कोने में जाके अगरबत्ती जला दीजिए. अब आपको बिना जलाए पहले तो देखिए कि कितने पास आपको जाना पड़ रहा है उसको स्मेल करने के लिए. अब उसको जला लीजिए. व्हाट हैपन्स? डिड यू स्मेल द सिटिंग एट अ डिस्टेंस? रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस. इस एक्टिविटी में क्या है, जब आप इंसेंस स्टिक को, जब तक वो बुझी हुई रहती है, आपको उसके बहुत करीब जाना पड़ता है उसको स्मेल करने के लिए. जैसे ही आप इंसेंस स्टिक को लाइट करते हैं, वी विल गेट इट स्मेल फ्रॉम अ डिस्टेंस. दोनों ही केसेस में डिफरेंस बस इतना सा है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन की वजह से. रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो क्या करता है, डिपेंड करता है काइनेटिक एनर्जी पे. ठीक है, काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड करता है. गैशियस पार्टिकल्स के पास ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है, गैसेस में, बजाय कि लिक्विड और सॉलिड पार्टिकल्स में. इन केस ऑफ द अनलिट इंसेंस स्टिक, सॉलिड पार्टिकल्स के पास कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होती है, तो आपको इसलिए पास जाना पड़ता है. जब हम उसको जला देते हैं तो उसके वोलेटाइल पार्टिकल्स क्या होते हैं, मूव करना शुरू कर देते हैं कॉन्टिन्यूसली हवा में, तो आप उसको स्मेल कर पाते हैं अगर दूर भी खड़े होते हैं तो. कंक्लूजन इसका यही है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर के पास क्या होती है, अपनी खुद की काइनेटिक एनर्जी होती है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी सॉलिड्स में लोअर होती है, लार्जर होती है गैशियस पार्टिकल्स में. और ये काइनेटिक एनर्जी अगर टेम्परेचर को हम बढ़ा दें, अगर टेम्परेचर हम इंक्रीज़ करते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होती है, इंक्रीज़ करती है. ठीक है, काइनेटिक एनर्जी भी क्या होती है, इंक्रीज़ होती है. Moving on to next activity 1.4. Take 2 glasses beaker filled with water. Put a drop of blue red ink slowly and carefully along the sides of first beaker and honey in the same way in the second beaker. हमें क्या करना है, 2 ग्लासेस लेने हैं बीक या फिर बीकर जिसमें पानी भरा हो. उसमें क्या करना है, ब्लू या रेड इंक स्लोली धीरे धीरे डालना है और केयरफुली डालना है. साइड से डालना है बीकर से पहले तो, फिर उसके बाद सेकेंड बीकर में हमें इसी तरह हनी को भी साइड से डालना है. उनको थोड़ी देर के लिए अनडिस्टर्ब्ड आप छोड़ दीजिए, घर के एक कोने में रख दीजिए और फिर उसके बाद रिकॉर्ड करिए अपना ऑब्जर्वेशन. What do you observe immediately after adding the ink drop? What do you observe immediately after adding drop of honey? How many hours आपको लगता है उनको डिज़ोल्व होने में, ठीक है, थ्रू आउट द वाटर. ठीक, तो अब आपको इसमें ये देखने को मिलेगा कि जो इंक ड्रॉप है वो नीचे जाता है और जो उसके पार्टिकल्स हैं वो स्प्रेड हो जाते हैं वाटर में. मिक्सिंग ऑफ इंक इन वाटर ये करीबन 2 से 3 मिनट लेता है, जबकि हनी ड्रॉप्स स्टिक टू द वॉल ऑफ द बीकर. हनी के जो ड्रॉप्स होते हैं वो बीकर पे ही चिपक जाते हैं और धीरे धीरे वो घुलना शुरू होते हैं. तो मिक्सिंग ऑफ हनी जो है वाटर में करीबन 1 घंटा लेता है. पार्टिकल जो मैटर के होते हैं वो कॉन्टिन्यूसली मूव करते हैं. सॉलिड पार्टिकल्स केवल अपनी पोजीशन पे ही क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, लेकिन गैशियस पार्टिकल्स जो होते हैं वो किसी भी डायरेक्शन में मूव करते रहते हैं जल्दी जल्दी. तो स्पीड ऑफ पार्टिकल्स जो है वो डिफरेंट होती है मैटर्स में, और इसलिए डिफरेंट होती है क्योंकि जो अट्रैक्शन फोर्स होता है पार्टिकल्स के बीच में वो डिफरेंट होता है.
तो अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ इंक में क्या होगा, वो काफ़ी वीक होगा, इसीलिए वो जल्दी जल्दी रैपिडली मूव करते हैं। जबकि जो अदर हैंड फोर्स अट्रैक्शन है हनी में, उनमें क्या होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, तो इसलिए वो धीमे धीमे मूव करते हैं। दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो अफेक्ट करता है काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स के। ठीक है, तो कंक्लूजन आपको यही इस एक्टिविटी से मिलेगा कि जितना स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतनी ही लोअर उसकी स्पीड होगी पार्टिकल्स की। ठीक है, ये हो गई आपकी एक्टिविटी 1.4। नाउ कमिंग ऑन टू एक्टिविटी 1.5, ड्रॉप अ क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट इनटू ग्लास ऑफ हॉट वाटर एंड अनदर कंटेनिंग कोल्ड वाटर। आपको क्या करना है, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स को या फिर पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल्स को एक हॉट वाटर में ग्लास लेना है जिसमें हॉट वाटर हो, उसमें डाल देना है, और दूसरा कोल्ड वाटर लेना है। स्टिर नहीं करना है आपको सोल्यूशन को, केवल आपको क्रिस्टल्स को सेटल डाउन होते देना है। ठीक है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व जस्ट अबव द सॉलिड क्रिस्टल इन द ग्लास? व्हाट हैपेंस एज टाइम पासेस? व्हाट डज दिस सजेस्ट अबाउट पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड? डज द रेट ऑफ मिक्सिंग चेंज विद टेम्परेचर? व्हाई एंड हाउ? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो क्रिस्टल होते हैं KMnO4 के, वो दोनों ही बीकर में नीचे सेटल होंगे। जो पर्पल कलर होगा पोटेशियम परमैंगनेट का, वो वाटर में दोनों ही बीकर में स्प्रेड होगा। ठीक है, जैसे जैसे टाइम बीतेगा, तो जो पर्पल कलर है वो स्प्रेड स्लोली होता है कोल्ड वाटर में, जबकि हॉट वाटर में जल्दी डिज़ोल्व होगा। ठीक है, तो पार्टिकल्स जो होते हैं सब्सटेंस के, उनमें काइनेटिक एनर्जी होती है, ये आपको मैं बता चुकी हूँ। जैसे ही हम हीट करते हैं सब्सटेंस को, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, ये भी आपको बता चुकी हूँ कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स जो होते हैं पार्टिकल्स के बीच में, वो वीक हो जाते हैं हीट की वजह से। तो हॉट वाटर में क्रिस्टल इसलिए जल्दी डिसॉल्व करते हैं, वेयरएज कोल्ड वाटर में कम धीमे डिसॉल्व करते हैं। ठीक है, इस एक्टिविटी से यही आप कंक्लूड करते हैं कि हायर टेम्परेचर पे पार्टिकल्स जल्दी मूव करते हैं क्योंकि इनमें ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है, आप इसे चेक भी कर सकते हैं, इस एक्टिविटी को घर पे भी कर सकते हैं। आप कैसे करेंगे, कुछ शुगर ही सोल्यूशन ले लीजिए, पहले उसको गर्म पानी में मिला के देखिए, फिर ठंडे पानी में मिला के देखिए। ठीक है, आपको ये देखने को मिलेगा कि गर्म पानी में शुगर जल्दी डिसॉल्व हो जाता है, जबकि धीमे धीमे डिसॉल्व होता है ठंडे पानी में, राइट? From the above three activities 1.3, 1.4 and 1.5, we can conclude the following. आइए कंक्लूजन देखते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। पहली बात तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर क्या होते हैं, कंटिन्यूसली मूव करते हैं। दे पोजेस व्हाट वी कॉल द काइनेटिक एनर्जी। एज द टेम्परेचर राइजेस पार्टिकल्स मूव फास्टर, so we can say that with the increase in temperature the kinetic energy of the particles also increases. In the above three activities we observe that particles of matter intermix on their own with each other. They are so by getting into the spaces between the particles. They do so by getting into the spaces between the particles. This intermixing of particles of two different types of matter on their own is called diffusion. इसे क्या कहते हैं? Diffusion कहते हैं. We also observe that on heating diffusion becomes faster. Heat करने पे diffusion fast हो जाता है. Why does this happen? ऐसा क्यों होता है, ये मैं आपको समझा चुकी हूँ. Now next moving on to particles of matter attract each other. इसको समझने के लिए एक और एक्टिविटी नीचे दी गई है, एक्टिविटी 1.6. क्या समझाने के लिए कि पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं मैटर के. नाउ रीड दिस एक्टिविटी. प्ले दिस गेम इन द फील्ड, मेक 4 ग्रुप्स एंड फॉर्म ह्यूमन चेन्स एज सजेस्टेड. द फर्स्ट ग्रुप शुड होल्ड ईच अदर फ्रॉम द बैक एंड लॉक आर्म्स लाइक ईदू मिशमी डांसर्स. The second group should hold hands to form a human chain.
The third group should form a chain by touching each other with only their fingertips. सिर्फ fingertips से करना है. पहले तो क्या किया है, फर्स्ट ग्रुप ने क्या किया है, एक दूसरे को हाथ पकड़ा है पीछे की तरफ से और लॉक आर्म्स कर लिए हैं, इस तरीके से कुछ फिगर में दिया हुआ है. सेकेंड ग्रुप ने सिर्फ हाथ पकड़े हैं. थर्ड ग्रुप ने सिर्फ जो है अपनी फिंगर टिप्स, उंगलियों की फिंगर टिप्स से सिर्फ खाली टच किया है एक दूसरे को. एक चौथा ग्रुप है, वो क्या कर रहे हैं, शुड रन अराउंड एंड ट्राई टू ब्रेक 3 human chains one by one into as many small groups as possible. एक चौथा ग्रुप है जो क्या कर रहा है, तीनों ही चेन को तोड़ने की कोशिश कर रहा है. कौन सा ग्रुप ज़्यादा इजीली ब्रेक हो सकता है और क्यों? भाई ये तो ऑब्वियस है, बताइए कौन सा. भाई जहाँ पर आर्म्स लॉक किए हुए हैं वो तो बहुत डिफ़िकल्ट होगा ब्रेक करना, और जिन्होंने सिर्फ फिंगर टिप से एक दूसरे को पकड़ा हुआ है वो ग्रुप बहुत ही इजीली ब्रेक हो जाएगा. ठीक है, तो जैसे ही when the fourth group of students जब क्या करते हैं, ब्रेक करने की कोशिश करते हैं 3 human chains को, they can break the chain of those human beings easily which are formed by each other by touching each other only with their fingertips. केवल अपनी fingertips से जिन्होंने टच किया है. फर्स्ट ग्रुप विच इज़ फॉर्म बाय बिहू डांसर्स, ये क्या है, ये बिहू डांसर्स हैं. उनके पास सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है क्योंकि ये बहुत ही टाइटली हेल्ड है. जो सेकंड ग्रुप है वो हाथ पकड़े हुए हैं, वॉज नेक स्ट्रांगली हेल्ड, वेयर एज द थर्ड ग्रुप विच इज़ फॉर्म्ड बाई टचिंग द फिंगर्स वॉज द मोस्ट वीकली हेल्ड. और यही चेन सबसे ज़्यादा ईजिएस्ट था ब्रेक करने के लिए. तो इस एक्टिविटी से आपको यही कंक्लूजन मिलता है कि फोर्स एक्टिंग बिटवीन पार्टिकल्स कैन बी अंडरस्टूड ईजिली. इस एक्टिविटी से जो पार्टिकल्स होते हैं वो टाइटली हेल्ड होते हैं अगर उनके पास स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जबकि वो पार्टिकल्स जिनमें वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो काफ़ी ईजिली क्या हो सकते हैं, सेपरेट हो सकते हैं. नेक्स्ट मूविंग ऑन टू, इफ़ यू कंसिडर ईच स्टूडेंट एज पार्टिकल ऑफ मैटर, देन विच ग्रुप द पार्टिकल्स हेल्ड ईच अदर विद मैक्सिमम फोर्स. तो फर्स्ट ग्रुप में मैक्सिमम फोर्स लगता है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एक्टिविटी, दैट इज एक्टिविटी 1.7. टेक एन आयरन नेल. एक आयरन नेल लिया हमने, ठीक है. इसमें हमने क्या किया है, एक पीस ऑफ चॉक लिया है और एक रबर बैंड लिया है, 3 चीज़ें ली हैं. उनको हम हैमर, कटिंग या फिर स्ट्रेच करके हम उसको ब्रेक करने की कोशिश करेंगे. आयरन नेल को हम हैमर करेंगे, चॉक को हम कट करने की कोशिश करेंगे और रबर बैंड को स्ट्रेच करने की कोशिश करेंगे और तोड़ने की कोशिश करेंगे. इन विच ऑफ द अबव 3 सब्सटेंसेस डू यू थिंक द पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर विद ग्रेटर फोर्स. तो यहाँ पे देखिए, जब हम ब्रेक करने की कोशिश करते हैं आयरन नेल को, चॉक को या रबर बैंड को, हम ये देख सकते हैं कि आयरन नेल्स जो है उनको ब्रेक नहीं करा जा सकता, जबकि चॉक जो है उसको ब्रेक कर सकते हैं हम इजीली. जो रबर बैंड है उसको स्ट्रेच कर सकते हैं हम लंबा सा, है ना. तो स्ट्रॉन्ग फोर्स इज़ नीडेड टू ब्रेक एन आयरन नेल, वेयर एज चॉक को ब्रेक करने के लिए एक वीक फोर्स भी लगाया जा सकता है, लगा सकते हैं हम. तो ऑल सब्सटेंस या मैटर ये मेड अप ऑफ होता है छोटे छोटे पार्टिकल्स से, और ये पार्टिकल्स जो है इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है. तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो पार्टिकल्स के बीच में होता है वो डिफरेंट होता है हर सब्सटेंस में, ठीक है. तो इस एक्टिविटी में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है नेल्स के बीच, नेल्स के पार्टिकल्स के बीच में, वो स्ट्रॉन्गेस्ट है, और लोएस्ट किस में होगा, चॉक में. तो रबर जो है वो क्या होता है, उसमें तो भाई लॉन्ग चेन ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है वो, ठीक है, जहाँ पर कोवेलेंट बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो इनके पार्टिकल्स के बीच में. तो रबर जो है क्या होता है, इसीलिए इलास्टिक होता है, ठीक है. नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट एक्टिविटी, एक्टिविटी 1.8. टेक सम वाटर इन अ कंटेनर, ट्राई कटिंग द सरफेस ऑफ वाटर विद योर फिंगर्स. आपको क्या करना है, सरफेस वाटर का आपको कट करने की कोशिश करनी है अपनी उंगलियों से. Were you able to cut the surface of water? What could be the reason behind the surface of water remaining together? तो आप देखिए, जब हम कट करते हैं स्ट्रीम ऑफ वाटर को अपनी फिंगर से, तो
स्ट्रीम को हम कट कर सकते हैं। जैसे ही हम फिंगर को रिमूव करते हैं तो वाटर वापस से क्या कर लेता है, अपने स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेता है। वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इन पार्टिकल्स ऑफ वाटर के बीच में, तो इसलिए हम स्ट्रीम को कट कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए। हर सब्सटेंस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उनके पार्टिकल्स के बीच में, ठीक है। तो इन अबव थ्री एक्टिविटीज सजेस्ट दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्टिंग बिटवीन देम। दिस फोर्स कीप्स द पार्टिकल्स टुगेदर। द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरीज फ्रॉम वन काइंड ऑफ मैटर टू अनदर काइंड ऑफ मैटर। जैसे कि क्या होगा, सॉलिड में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, लिक्विड में उसके बाद, और फिर गैस में सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है। तभी तो इधर उधर भागते रहते हैं। नाउ नेक्स्ट मूविंग ऑन टू स्टेट्स ऑफ मैटर। ऑब्जर्व डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर अराउंड यू। कितने टाइप्स ऑफ मैटर होते हैं? सबसे पहली बात तो कितने टाइप्स ऑफ मैटर होते हैं? मैटर होते हैं 3 टाइप के। क्या क्या? सॉलिड, लिक्विड, गैसेस। ये 3 स्टेट्स ऑफ मैटर हैं, राइट। नेक्स्ट we can see that matter around us exists in 3 different states: solid, liquid, gas. These states of matter arise due to variation in characteristics of particles of matter. ये कैसे अराइज करते हैं? वेरिएशन होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स जो है इनकी अलग अलग होती हैं, इसलिए हम इनको इसलिए ये वेरी करते हैं और इनको हम डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं। नेक्स्ट कमिंग ऑन टू, यहाँ पर देखिए प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर को समझने के लिए डिटेल में हम एक एक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहला तो है सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट समझने के लिए आइए हम देखते हैं एक्टिविटी नंबर 1.9। कलेक्ट द फॉलोइंग पार्टिकल्स। अ पेन, एक पेन ली हमने, बुक लिया, नीडल लिया, एक पीस ऑफ वुडन स्टिक लिया। स्केच द शेप ऑफ अबव आर्टिकल्स। अबव आर्टिकल्स के शेप आपने अपनी नोटबुक में बनाने हैं, पेंसिल करना है उनके अराउंड। डू ऑल दिस हैव डेफिनेट शेप? क्या इनके पास डेफिनेट शेप है? क्या इनके पास डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज है? क्या इनका फिक्स वॉल्यूम है? व्हाट हैपन्स अगर हम इनको हैमर करें या पुल करें या फिर ड्रॉप कर दें? आर दिस कैपेबल ऑफ डिफ्यूजिंग इनटू ईच अदर? एक दूसरे के साथ क्या ये मिक्स हो जाते हैं? ट्राई कंप्रेसिंग दैम, हम इनको कंप्रेस करके देखिए फोर्स लगा के, क्या ये कंप्रेस हो जाते हैं? आर यू एबल टू कंप्रेस दैम? इन्हीं कुछ क्वेश्चंस के बेसिस पे हमको इस एक्टिविटी को समझना है, उसके कैरेक्टरिस्टिक को समझना है सॉलिड स्टेट के। A pen, a book, needle and a piece of wooden stick have fixed shape and sizes. आप बुक में उनके शेप और साइजेस बना सकते हैं। इनके पास अपनी डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होती है, इनके पास अपना खुद का वॉल्यूम भी होता है। ये आर्टिकल्स कैसे हैं? रिजिड भी हैं, आप देख सकते हैं, है ना। हम इन्हें कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। इनके पास अपना खुद का शेप है, फिक्स वॉल्यूम है, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज है। जो शेप है, साइज़ है सब्सटेंस का, वो डिपेंड करता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे। और मैंने अभी अभी बताया कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे स्ट्रॉन्ग होता है सॉलिड्स में, ठीक है। इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से उसका शेप और साइज़ कैसा होता है? फिक्स होता है, ठीक है। इसीलिए इनकी बाउंड्रीज भी कैसे होती है? डिस्टिंक्ट होती हैं, वॉल्यूम भी होता है इनके पास। और जब हम इनको हैमर करते हैं तो ये ब्रेक भी नहीं कर सकते, ठीक है, कंप्रेस भी नहीं हो सकते, राइट। नाउ all the above are examples of solids. We can observe that all these have a definite shape, distinct boundaries, and fixed volumes, that is, have negligible compressibility. Some solids have a tendency to maintain their shape when subjected to outside force. Solids may break under force, but it is difficult to change their shape, so they are rigid. इनको इनका शेप चेंज करने के लिए बहुत डिफ़िकल्टी होती है, इसलिए इनको रिजिड भी कहते हैं। What about a rubber band? Can it change its shape on stretching? Is it a solid? What about sugar and salt? When kept in different jars, these take the shape of jar. Are they solid? What about a sponge? It is a solid, yet we are able to compress it. Why? कुछ 3 चीज़ें आपको कंसिडर करने के लिए एनसीईआरटी वालों ने कहा है। पहला, सबसे पहले एक रबर बैंड है, उसका शेप तो चेंज हो जाता है ना स्ट्रेचिंग पे, तो क्या ये सॉलिड है?
यहाँ पे इन्होंने नीचे एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है। ऑल द अबव आर सॉलिड्स, यस। अ रबर बैंड चेंजेस शेप अंडर फोर्स। अपना शेप रबर बैंड तभी चेंज करता है जब उस पर फोर्स लगाया जाता है। वापस जब हम फोर्स हटा देते हैं तो वो अपना शेप बदल लेता है। एक्सेसिव फोर्स इज़ अप्लाइड। अगर और एक्सेसिव फोर्स अप्लाई किया गया तो ये टूट ब्रेक भी हो जाती है, राइट। लेकिन ये क्या है, ये एक सॉलिड है। व्हाट अबाउट शुगर एंड सॉल्ट? शुगर एंड सॉल्ट का क्या? जब हम इसको जार में रखते हैं तो क्या होता है, ये जार का शेप ले लेते हैं। तो क्या ये सॉलिड है? बताइए। ऑब्वियसली ये सॉलिड है, पर क्वेश्चन क्या है, ये तो जार का शेप ले लेते हैं। तो शेप हर एक इंडिविजुअल शुगर का आपको देखना है, हर एक इंडिविजुअल सॉल्ट क्रिस्टल का देखना है, वो तो फिक्स है ना। वेदर वी टेक इट आउट इन आवर हैंड, पुट इट इन अ प्लेट और इन अ जार, लेकिन हर इंडिविजुअल शुगर का शेप क्या है, फिक्स है। थर्ड इन्होंने क्या पूछा था कि एक स्पॉन्ज है, वो तो है सॉलिड, लेकिन हम उसको कंप्रेस कर सकते हैं। ऐसा क्यों? तो स्पॉन्ज में क्या होता है, स्पॉन्ज हैज़ मिनट होल्स, उसमें मिनट होल्स होते हैं, एयर उसके अंदर ट्रैप्ड होती है। तो जब हम प्रेस करते हैं उसको तो एयर क्या होती है, एक्सपेल आउट होती है, इसलिए वो कंप्रेस हो जाता है, ठीक। लेकिन है क्या, वो सॉलिड ही है। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट के लिए समझने के लिए आपको एक्टिविटी दी गई है फिर से 1.10। कलेक्ट द फॉलोइंग। आपको क्या क्या कलेक्ट करना है, वाटर लेना है, कुकिंग ऑयल, मिल्क, जूस एंड अ कोल्ड ड्रिंक। बी में क्या है, कंटेनर्स ऑफ डिफरेंट शेप आपको लेने हैं, ठीक है। और क्या करना है, पुट अ 50 ml मार्क ऑन दीज कंटेनर्स यूजिंग अ मेजरिंग सिलेंडर फ्रॉम द लेबोरेटरी। आपको क्या करना है, मेजरिंग सिलेंडर से 50 ml मार्क करना है मेजरिंग सिलेंडर पे, और कंटेनर्स ऑफ डिफरेंट शेप्स के उनमें आपको ये सारे के सारे रख देने हैं। What will happen if these liquids are split on the floor? अगर हम स्प्लिट कर देते हैं फ्लोर पे तब क्या होगा? Measure 50 ml of any one liquid and transfer it into different containers one by one. 50 ml आपको क्या, 50 ml केवल आप वाटर ले लीजिए, उसको डिफरेंट शेप्स ऑफ मतलब कंटेनर में आप उसको डालते जाइए। तो उसका वॉल्यूम क्या होता है, वो सेम ही रहेगा या डिफरेंट हो जाएगा? Does the shape of the liquid remains the same? क्या शेप वही रहता है? When you pour the liquid from one container into another, does it flow easily? क्या easily ये flow हो जाते हैं? हाँ, तो वाटर और लिक्विड को पोर किया जाता है, हम पोर कर सकते हैं easily एक मेजरिंग सिलेंडर से हर कंटेनर में। लिक्विड या वाटर जिसका सेम, भाई अगर सेम वॉल्यूम है उस लिक्विड और वाटर की जितना हमने लिया है, तो वो क्या करता है, जिस कंटेनर, जिस टाइप ऑफ कंटेनर में हम डालते हैं उसका शेप ले लेता है, क्योंकि वो उतनी ही स्पेस ऑक्यूपाई करता है। सरफेस जो होता है लिक्विड का वो डिफरेंट अपीयर करता है डिफरेंट कंटेनर में, ठीक है। तो सारे लिक्विड, वाटर, कुकिंग ऑयल, मिल्क, जूस, कोल्ड ड्रिंक, ये सब फ्लो करते हैं। अगर फ्लोर पर हम इनको डाल दें तो ये फ्लो भी करते हैं। दीज लिक्विड्स फ्लो ईजिली when they are poured from one container to another। तो एक दूसरे कंटेनर में भी डालें तब भी वो easily फ्लो कर जाते हैं। अब देखिए, क्योंकि इनके बीच में क्या है, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो ये पार्टिकल्स easily मूव करते हैं और अपनी पोजीशन को रीअरेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो इस वजह से लिक्विड्स के पास फिक्स शेप नहीं होता है, बट ये क्या करते हैं, शेप लेते हैं वॉल ऑफ द कंटेनर का। वॉल ऑफ द कंटेनर क्या करता है, एक बैरियर की तरह एक्ट करता है, ठीक है। तो शेप ले लेते हैं लिक्विड। लिक्विड्स के पास अपना खुद का फिक्स वॉल्यूम होता है। हैविंग वॉल्यूम डिपेंड्स ऑन टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स एट अ गिवन टेम्परेचर, ठीक है। एक लिक्विड जो है वो फ्लो कर सकता है, thus it's thus it is not rigid but is fluid. It acquires the shape of that containers in which it is poured. इसलिए शेप कैसा होता है लिक्विड का, फिक्स नहीं होता है। लिक्विड के पास फिक्स वॉल्यूम होती है लेकिन अपना खुद का फिक्स शेप नहीं होता है, ठीक है। तो वी ऑब्जर्व दैट लिक्विड्स हैव नो फिक्स शेप बट हैव अ फिक्स वॉल्यूम।
They take up the shape of container in which they are kept. Liquids flow and change shape, so they are not rigid but can be called fluid. Refer to activities 1.4 and 1.4 where 1.5 where we saw that solids and liquids can diffuse into liquids. हमने 1.4 और 1.5 एक्टिविटी में ये देखा था कि सॉलिड और लिक्विड ये डिफ्यूज़ कर सकते हैं लिक्विड में. गैसेस जो एटमॉस्फेयर में डिफ्यूज़ होती हैं वो भी डिज़ोल्व कर सकती हैं वाटर में. ये गैसेस स्पेशली ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स. ऑल लिविंग क्रिएचर्स नीड टू ब्रीथ फॉर सर्वाइवल. सबको क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए ना सर्वाइवल के लिए, राइट. जैसे एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो वाटर में रहते हैं बट क्या उनको भी तो ऑक्सीजन चाहिए ब्रीथ करने के लिए, तो वो क्या करते होंगे? तो वाटर में ही क्या होता है? डिज़ोल्व ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है. ठीक है, प्रेजेंस ऑफ डिज़ोल्व ऑक्सीजन इन वाटर. ठीक है, तो इसलिए वी मे कंक्लूड दैट सॉलिड्स, लिक्विड, गैसेस कैन डिफ्यूज इन लिक्विड्स और रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड इज हायर देन दैट ऑफ सॉलिड्स. लिक्विड का जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है वो सॉलिड से ज़्यादा होता है, राइट. नाउ दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट इन लिक्विड स्टेट पार्टिकल्स मूव फ्रीली. लिक्विड स्टेट में पार्टिकल्स फ्रीली मूव कर सकते हैं. इनके पास ज़्यादा स्पेस होता है बिटवीन ईच अदर एज कम्पेयर टू पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड. यहाँ पे क्या किया गया है? कंपैरिजन किया गया है फ्लूइडिटी के ऊपर. ठीक है, लिक्विड की फ्लूइडिटी के ऊपर. ठीक. नाउ नेक्स्ट इज द गैसियस स्टेट 1.3.3. Have you ever observed a balloon seller filling a large number of balloons from a single cylinder or gas? क्या आपने देखा है कभी एक बलून वाले को? देखा होगा, एक सिलेंडर से वो क्या करते हैं, बलून में हवा भरते हैं, राइट. आप उनसे पूछिए कि कैसे वो बलून में फिल कर सकते हैं एक सिलेंडर से हवा. आस्क हिम विच गैस डज ही हैव इन द सिलेंडर. सिलेंडर में होती कौन सी गैस है, आप उनसे पूछिए. ठीक है, तो आप सभी को पता है कौन सी गैस होती है भाई? हीलियम होती है, राइट. हीलियम लाइटर होती है. तो बलून देखिए क्या क्या होने लगता है जब आप अपने कभी हीलियम बलून को लेकर आइए आप, ठीक है, अपने रूम में, और उसको क्या करते हैं जब आप छोड़ देते हैं तो वो अपने आप हवा में उड़ के ऊपर छत पे जाके देखिए चिपक जाता है ना, राइट. तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हीलियम लाइटर होती है और एयर में क्या है, कॉम्पोजिशन है प्रेजेंट सारे मिक्सचर ऑफ गैसेस का. तो वो क्या होते हैं, हेवियर होते हैं. हीलियम हैलोजन है, इनर्ट गैस है, तो ये लाइटर होती है तो इसलिए ऊपर उठ जाता है बलून, राइट. ना एक्टिविटी 1.11 में देखिए क्या है इसमें. टेक 300 ml सिरेंजेस. 100 ml की सिरेंज ली है. क्लोज द नोजल्स बाय रबर कॉक एज शोन इन फिगर 1.4. फिगर 1.4 कहाँ है? ये देखिए यहाँ पे आपने क्या किया है, सिरेंज लिया है और उसको क्या किया है, रबर कॉक से नीचे बंद कर दिया है. ठीक है, उसकी ओपनिंग नोजल उसकी. रिमूव द पिस्टन्स. पिस्टन्स को रिमूव कर दिया है फ्रॉम ऑल द सिरेंजेस, लीविंग वन सिरेंज अनटच्ड. एक सिरेंज को छोड़ दिया है. फिल वाटर इन द सेकेंड. दूसरे में सेकेंड और तीसरे में क्या किया है, चौक डाल दिया है. इंसर्ट द पिस्टन्स बैक. वापस से पिस्टन्स को क्या करना है, डाल देना है सिरेंज में. अब क्या करना है, कुछ वैसलीन लगा देना है पिस्टल पे बिफोर इंसर्टिंग देम इनटू द सिरेंजेस. क्यों ऐसा किया है? ताकि उनमें स्मूथ मूवमेंट रहे. नाउ ट्राई टू कंप्रेस द कंटेंट बाय पुशिंग द पिस्टन इन ईच सिरेंज. क्या करना है आपको, कंटेंट को प्रेस करना है, ठीक है, पुश करके पिस्टन को. What do you observe? What do you observe? In which case was the piston easily pushed in? What do you infer from your observations? तो बेसिकली इस एक्टिविटी में पहले आपने क्या किया, सिरिंज विच वॉज फर्स्ट अनटच्ड, उसमें क्या था, एयर था. दिस सिरिंज वॉज ईजिली पुश्ड इन. आप इस सिरिंज को आराम से पुश कर सकते हैं भाई, इसके पिस्टन को. पिस्टन ऑफ द सेकेंड सिरिंज, जो दूसरी सिरिंज है जिसमें पानी था, राइट, उसको जब आप पुश करेंगे तो केवल थोड़ा सा ही पिस्टन को आप क्या कर सकते हैं, पुश कर सकते हैं. थर्ड सिरिंज जो कि चॉक पीसेस से फिल्ड है उसको आप पुश ही नहीं कर पाओगे. ठीक है, तो
सॉलिड, लिक्विड और गैस जो है, ये तीन मेन स्टेट्स होते हैं मैटर के। ऑल मैटर इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। ये पार्टिकल्स जो है बाउंडेड होते हैं कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड, लिक्विड और गैस में तीनों में ही डिफरेंट होता है। कंप्रेसिबिलिटी तीनों की डिफरेंट होती है। कंप्रेसिबिलिटी ऑफ एनी वन सब्सटेंस डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करता है, तो इंटर पार्टिकल स्पेसेस पर डिपेंड करता है। ठीक है, इंटर पार्टिकल स्पेसेस पर डिपेंड करता है। गैसेस में सबसे ज़्यादा किस में होते हैं इंटर पार्टिकल स्पेसेस? सबसे ज़्यादा गैसेस में होता है, जबकि लिक्विड्स में उसके बाद, और फिर उसके बाद सॉलिड्स में। ठीक है, सबसे लीस्ट इंटर पार्टिकल स्पेस होता है सॉलिड्स में। तो गैसेस जो है क्या होती हैं, हाईली कंप्रेसिबल होती हैं, जबकि लिक्विड्स इनकम्प्रेसिबल होते हैं, और सॉलिड्स जो है ये तो कम्प्लीटली इनकम्प्रेसिबल होते हैं। फाइन। नाउ नेक्स्ट जो है, आगे बढ़ते हैं। व्हेन वी हैव ऑब्जर्व दैट गैसेस आर हाईली compressible as compared to solids and liquid. The liquefied petroleum gas LPG cylinder that we got in our home for cooking. कुकिंग के लिए जो एलपीजी आपके घर में रखी होती है, ठीक है, या फिर ऑक्सीजन सप्लाई टू हॉस्पिटल्स इन सिलेंडर्स, जो ऑक्सीजन सप्लाई की जाती है सिलेंडर्स में, हॉस्पिटल्स में जो रखी जाती है, तो वो सारे के ही क्या होते हैं, ये कंप्रेस्ड गैस होती हैं। सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इज़ यूज एज अ फ्यूल की तरह इसको यूज़ किया जाता है दीज डेज व्हीकल्स में। ड्यू टू इट्स हाई कंप्रेसिबिलिटी की वजह से ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ गैस जो है कंप्रेस किया जा सकता है छोटे छोटे सिलेंडर्स में, और इनको हम इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। वी कम टू नो of what is being cooked in the kitchen without even entering there. किचन में मम्मी क्या बना रही हैं, दूरी से देखिए आपको स्मेल आ जाती है, आज मम्मी क्या बना रही है, पास्ता बन रहा है, या फिर आज ये खाना बन रहा है, या फिर आज सांभर बन रहा है, या फिर कढ़ी बन रही है, स्मेल आती है आपको। ठीक है, जो आपके नॉस्ट्रल्स तक पहुंच जाती है। हाउ डज दिस स्मेल रीच अस? अब ये स्मेल आप तक पहुंचती कैसे है? द पार्टिकल्स ऑफ द एरोमा ऑफ फूड मिक्स विद द पार्टिकल्स ऑफ एयर। जो अरोमा होता है फूड का, वो एयर के पार्टिकल से मिक्स हो जाता है और किचन में स्प्रेड हो जाता है, धीरे धीरे वो पूरे घर में फैल जाती है। ठीक है, द स्मेल ऑफ हॉट कुक फूड रीचेज अस इन सेकेंड्स। जब ताज़ा ताज़ा खाना होता है, जब तुरंत पक रहा होता है, तो आपको जल्दी पहुंच जाती है स्मेल। जैसे ही वो ठंडा हो जाता है, वैसे ही क्या हो जाती है, स्मेल कम हो जाती है। कंपेयर दिस विद द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड। अगर कोई सॉलिड होता या लिक्विड होता, क्या इतना ही जल्दी तेज़ से स्मेल आपको पहुंच जाती? तो जैसे कि आपने एक एक्टिविटी की थी इंसेंस स्टिक की, वो जब तक सॉलिड था, जब तक हमने उसको लाइटन नहीं किया था, उसकी डिफ्यूजन रेट क्या था, सबसे कम था, राइट। जबकि जब उसको हमने लाइट किया और वो गैस में कन्वर्ट हो गया, धीरे धीरे स्मेल हमको रैपिडली हमारे नोस्ट्रल तक पहुंच गई थी। ड्यू टू हाई स्पीड ऑफ पार्टिकल एंड लार्ज स्पेस बिटवीन देम, gases show the property of diffusing very fast into other gas. ठीक है, क्योंकि इनके जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है, और इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, लार्ज स्पेस होते हैं इनके बीच में, इसलिए ये क्या करते हैं, गैसेस शो करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजिंग फास्टर। डिफ्यूजन रेट सबसे ज़्यादा किस में होता है, गैसेस में होता है। In the gaseous state, the particles move about randomly at high speed. Gaseous state में particles randomly high speed पर चलते हैं. Due to this random movement, जो particles होते हैं वो hit करते हैं each other and also the wall of the container. जो pressure exerted by the gas है वो is because of this force exerted by gas particles per unit area on the wall of the container. पार्टिकल्स जो है गैस के, इसीलिए काइनेटिक एनर्जी उनकी हाई होने की वजह से क्या होती है, हाई स्पीड होती है, इनकी स्पीड भी क्या होते हैं इनके पार्टिकल्स का, हाई होता है, जिसकी वजह से रैंडम मूवमेंट बहुत ज़्यादा होता है। अगर किसी कंटेनर में हमने गैस के पार्टिकल्स रखे हैं तो वो
इतनी तेज़ी से कोलाइड करते हैं वॉल ऑफ द कंटेनर से, और जो उस वॉल ऑफ द कंटेनर की वजह से जो प्रेशर एग्जर्ट होता है, ठीक है, जो फोर्स एग्जर्ट होता है, ठीक है, एक पर यूनिट एरिया, ठीक है। नाउ अब यहाँ पर देखिए, ये एक डायग्राम बना हुआ है ABC, जो शो करता है मैग्नीफाइड स्कीमेटिक पिक्चर्स ऑफ 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। इधर सॉलिड का है, इधर लिक्विड का है, इधर गैस का है। आप ये देख सकते होंगे कि मोशन कैसा है इनमें, पार्टिकल्स के बीच में आपको मोशन दिखाई दे रहा होगा। तो सॉलिड तो क्योंकि बहुत आपस में पास पास अरेंज है, तो ये क्या करते हैं, ये मूव ही नहीं कर सकते। तो ये क्या करते हैं, अपनी ही मीन पोजीशन पे सिर्फ क्या करते हैं, ये वाइब्रेट करते हैं, ठीक है, इनके पार्टिकल्स। जबकि लिक्विड में क्या होता है, थोड़ा सा स्पेस होता है आपस में एक दूसरे से इंटरमिक्स होने का, या फिर डिफ्यूजन रेट इनमें क्या होता है, मीडियम होता है सॉलिड और गैस के बीच में। और गैस में क्या है, क्योंकि पार्टिकल्स बहुत दूर दूर है, काफ़ी ज़्यादा स्पेस है इनके बीच में, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है इन पार्टिकल्स के बीच में, तो इसलिए ये रैंडम मूवमेंट करते रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक इज कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। वी ऑल नो फ्रॉम आवर ऑब्जर्वेशन दैट वाटर कैन एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। वाटर क्या करता है, 3 स्टेट्स ऑफ मैटर में एग्जिस्ट करता है, राइट। सॉलिड एज आइस, आइस, वाटर की बात कर रहे हैं हम। वाटर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर में एग्जिस्ट करता है, जैसे कि सॉलिड आइस क्यूब आपने देखा होगा, लिक्विड वाटर मालूम है, गैस वाटर वेपर के फॉर्म में। व्हाट हैपेंस इनसाइड द मैटर ड्यूरिंग दिस चेंज ऑफ स्टेट। मैटर के अंदर क्या होता रहता है, अगर हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर हम वाटर को चेंज करते हैं, तो उनके पार्टिकल्स में कैसा चेंज होता है, आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। What happens to the particles of matter during the change of state? Particles of matter को क्या होता है, how does this change of state take place? We need answers to the questions, isn't it? हमें जानना तो पड़ेगा ही कि क्या होता है। तो आइए हम पढ़ते हैं इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। इसके लिए एक्टिविटी 1.12 यहाँ दी हुई है। इसमें क्या किया है, टेक अबाउट 150 ग्राम ऑफ आइस। बीकर में हमने 150 ग्राम क्या लिया है, आइस लिया है, और सस्पेंड कर दिया है उसके अंदर एक लेबोरेटरी थर्मोमीटर। ये देखिए, एक लेबोरेटरी थर्मोमीटर हमने सस्पेंड कर दिया है इसमें, सो दैट इट्स बल्ब इज इन कॉन्टैक्ट विद आइस। आइस को जो है, ताकि जो यहाँ पर बल्ब होता है वो जो है आइस के कॉन्टैक्ट में रहे और टेम्परेचर रीड कर सके, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या है, स्टार्ट हीटिंग द बीकर ऑन अ लो फ्लेम। बीकर को हमने क्या किया है, लो फ्लेम पे हीट करना शुरू कर दिया है। नोट द टेम्परेचर व्हेन द आइस स्टार्ट्स मेल्टिंग। टेम्परेचर आपको तब नोट करना है जब आइस ने शुरुआत कर दी हो मेल्टिंग की, ठीक है। नोट द टेम्परेचर व्हेन ऑल द आइस हैज कन्वर्टेड इनटू वाटर। जब सारे ही आइस कन्वर्ट हो गए हैं वाटर में, तब वो टेम्परेचर आपको रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस for this conversion of solid state to liquid. Now put a glass rod in the beaker and heat while stirring till the water starts boiling. अब आपको क्या करना है, ग्लास रॉड उसमें डाल देना है बीकर में और हीट करना है, और इतना स्टिर करना है वाटर को कि वाटर जो है बॉईल करना स्टार्ट कर दे। कीप अ केयरफुल आई ऑन द थर्मोमीटर रीडिंग। थर्मोमीटर रीडिंग तब भी करते रहना है, और जैसे ही वाटर वेपराइज होना शुरू कर दे तब का रिकॉर्ड भी आपको, रीडिंग भी आपको नोट करनी है, ठीक है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन फॉर द कन्वर्जन ऑफ वाटर इन लिक्विड स्टेट टू गैसियस स्टेट। अब इस एक्टिविटी में द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है, तब तक कांस्टेंट रहेगा जब तक आइस जो है वो मेल्ट नहीं हो जाती। अगेन टेम्परेचर तब तक कांस्टेंट रहेगा जब तक लिक्विड जो है वो वेपराइज होना शुरू नहीं हो जाता, ठीक है। तो कंक्लूजन इस एक्टिविटी में यही है कि जो टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट रिमेन करता है ड्यूरिंग इंटर कन्वर्जन ऑफ सब्सटेंस, या फिर मैटर जो है जब वन स्टेट से अनदर स्टेट में जब कन्वर्ट हो रहा होता है, ठीक है। आइस जैसे मेल्ट होती है, कितने पे मेल्ट होती है आइस, मेल्ट जो है
0 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेल्ट होती है। और जो टेम्परेचर है वो इस टाइम जो है 0 डिग्री पर क्या होता है, कांस्टेंट रहता है, जब तक सारी आइस मेल्ट नहीं हो जाती। जब हम हीट करते हैं सॉलिड सब्सटेंस को, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है पार्टिकल्स की, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी, राइट। और क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, घटेगा, इंटर पार्टिकल स्पेसेस क्या होगी, बढ़ेगी, है ना। तो सॉलिड क्या हो जाएगा, सॉलिड उसी टाइम क्या होने लगेगा, कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में, ठीक है। अब देखो हीट एनर्जी जो है यूज़ किया जाता है टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, किसके बीच में, पार्टिकल्स के बीच में, सॉलिड के, ठीक है। और सॉलिड जो है वो क्या हो जाता है, इसलिए कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में। तो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो हमें ज़रूरत पड़ती है ब्रेक करने के लिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, उन पार्टिकल्स के बीच में जो सॉलिड में होते हैं उनको, उसको कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। उसको क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। द टेम्परेचर एट विच लिक्विड बॉइल्स एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, राइट। जब लिक्विड बॉईल करता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। उसको क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। बॉइलिंग पॉइंट वाटर का कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जब बॉईल करते हैं हम वाटर को, जब बॉईल हो रहा होता है वाटर, तो क्या होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर रहता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर तक रहता है, जब तक वो बॉईल नहीं होता, ठीक है। अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो यूटिलाइज होती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में, इसको कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट अब यहाँ पर देखिए इसके बारे में पढ़ते हैं। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीजेस। सॉलिड का जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाते हैं काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, पार्टिकल्स की बढ़ जाती है। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है तो पार्टिकल क्या करने लगते हैं, वाइब्रेट करने लगते हैं ज़्यादा तेज स्पीड से। एनर्जी सप्लाइड बाय हीटिंग ओवरकम्स द फोर्स ऑफ, जैसे ही एनर्जी हम हीट से प्रोवाइड करते हैं, सप्लाई करते हैं, तो वो ओवरकम करते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को पार्टिकल्स के बीच में जो सॉलिड्स के होते हैं। द पार्टिकल लीव द फिक्स पोजीशन, अपनी फिक्स पोजीशन ये छोड़ देते हैं और फ्रीली जो है मूव करना शुरू कर देते हैं। एक स्टेज आती है जहाँ पे सॉलिड क्या करने लगता है, मेल्ट करने लगता है और वो कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में। तो वो मिनिमम टेम्परेचर जब सॉलिड मेल्ट करता है टू बिकम अ लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड क्या है, ये इंडिकेशन है, ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल्स का, ठीक है। तो मेल्टिंग पॉइंट आइस का क्या होता है, केल्विन में 273.15 केल्विन होता है, राइट। द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट इज नोन एज फ्यूजन। मेल्टिंग को क्या बोलते हैं, फ्यूजन कहते हैं। व्हेन अ सॉलिड मेल्ट्स, जब सॉलिड मेल्ट करता है तो टेम्परेचर रिमेन्स द सेम, सो वेयर डज द हीट एनर्जी गो, तो हीट एनर्जी जाती कहाँ है, अगर टेम्परेचर सेम रहता है सॉलिड के मेल्ट करते टाइम तो हीट एनर्जी कहाँ जाती है। You must have observed during experiment of melting that the temperature of system does not change, temperature नहीं change होता है after melting point is reached। जब melting point जब तक नहीं रीच होने के बाद भी टेम्परेचर चेंज नहीं होता है जब तक सारी आइस मेल्ट नहीं हो जाती। दिस हैपन्स इवन दो वी कंटिन्यू टू हीट द बीकर, जब हम हीट भी करते हैं बीकर को, जब हम कंटिन्यू करे रहते हैं सप्लाई को, तो हीट जो है यूज़ अप हो जाती है, ठीक है, क्या करने में, चेंज करने में स्टेट को, बाय ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। ये हीट एनर्जी जो है क्या होती है,
आइस ऑल दो एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है, और कोई टेम्परेचर राइज शो नहीं करती है, तो ये ऐसा माना जाता है दैट ये जो है हीट जो है ये हिडन होती है, ठीक है, और हाइड कर जाती कहाँ, बीकर के कंटेंट्स में। इसीलिए इस हीट एनर्जी को क्या कहते हैं, लेटेंट हीट कहते हैं। वर्ड लेटेंट का मतलब ये क्या होता है, हिडन होता है। अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो रिक्वायर्ड होती है टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। तो पार्टिकल्स इन वाटर जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे होते हैं या 273 केल्विन पे होते हैं, उनकी एनर्जी ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू पार्टिकल्स इन आइस एट द सेम टेम्परेचर, ठीक है। एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी, जिन पार्टिकल्स की वाटर में क्या होती है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो होते हैं, जो 273 केल्विन पर होते हैं मेल्टिंग पॉइंट पे, ठीक है। व्हेन वी सप्लाई हीट एनर्जी टू वाटर, जैसे ही हम वाटर को हीट एनर्जी सप्लाई करते हैं तो पार्टिकल्स और तेज़ से भागने लग जाते हैं। सर्टेन टेम्परेचर जो है, एक सर्टेन टेम्परेचर पे ऐसा पॉइंट आ जाता है जब पार्टिकल्स पे के पास जो है इतनी ज़्यादा एनर्जी हो जाती है कि वो फ्री जो है एनर्जी को जो है क्या करते हैं, मतलब ब्रेक कर देते हैं, ब्रेक फ्री हो जाते हैं, कहाँ से, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से एक दूसरे के। तो इस टेम्परेचर पे लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट होने लग जाता है। टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। उस टेम्परेचर को जहाँ लिक्विड बॉयल होना शुरू कर दे एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, उसको कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग जो है ये एक क्या होता है, बल्क फिनोमेना होता है। पार्टिकल्स जो है वो बल्क से लिक्विड, बल्क ऑफ द लिक्विड जो है ये इनफ एनर्जी गेन करते हैं और चेंज कर जाते हैं वेपर स्टेट में। वाटर के लिए टेम्परेचर क्या होता है, 373 केल्विन होता है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू कितना होता है, टू, अगर केल्विन में अगर हमें चेंज करना है, ठीक है। एक वीडियो मैंने बनाई है अपने चैनल पे जहाँ पर कन्वर्जन किया गया है, कन्वर्जन मैंने एक्सप्लेन किया है कि कैसे सेल्सियस स्केल को कन्वर्ट करते हैं केल्विन में, कैसे केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट करते हैं, कैसे फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करते हैं टेम्परेचर को। उस वीडियो को अगर आपको कन्वर्जन सीखना है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। 373 केल्विन को कैसे मतलब हम डिनोट करते हैं, या 100 डिग्री सेंटीग्रेड अगर है इसको केल्विन में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, उसमें 273 हम केल्विन ऐड कर देते हैं, राइट। तो कितना आ जाता है, 373 केल्विन आ जाता है, ठीक है। तो वाटर के लिए ये टेम्परेचर क्या होता है, कितना होता है, 373 केल्विन होता है। कैन यू डिफाइन द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब यहाँ पर देखिए लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को आप कैसे डिवाइन करेंगे, सिमिलर वे में ही करते हैं, ठीक है। जैसे लेटेंट ऑफ फ्यूजन वैसे लेटेंट ऑफ वेपराइजेशन। पार्टिकल्स जो है जब बॉयल हो रहे होते हैं वेपर स्टेट में, है ना, तो वो 373 केल्विन 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर होते हैं। इनके पास ज़्यादा एनर्जी होती है देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि पार्टिकल्स जो वाटर वेपर में होते हैं या स्टीम में होते हैं उनके पास एक्स्ट्रा एनर्जी वो एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है। एक्स्ट्रा हीट उनके पास एब्जॉर्ब हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो so we infer that state of matter can be changed into another state by changing the temperature. Now we have learned that substances around us change state from solid to liquid and from liquid to gas on application of heat. सब्सटेंस जो है हमारे अराउंड जो भी होता है वो अपनी स्टेट बदल लेते हैं, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, ठीक है, अप्लाई जब हम हीट करते हैं। लेकिन देर आर सम चेंज डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस। कुछ स्टेट ऐसे भी होते हैं जिसमें हम डायरेक्टली सॉलिड को डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, और वाइसा वर्सा गैस को हम डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं।
विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट। बीच में लिक्विड स्टेट कहाँ गया, नहीं है ना, तो बिना लिक्विड स्टेट में उसको चेंज किए भी कर सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं एक्टिविटी इसके लिए 1.3। टेक सम कैम्फर। कैम्फर लिया हमने, उसको क्रश कर दिया और उसको एक चाइना डिश में रख दिया। एक उसके ऊपर इसी तरीके से देखिए डायग्राम में इन्वर्ट करके हमने क्या कर दिया, फनल रख दिया इसके ऊपर, ठीक है। और फिर क्या किया, एक कॉटन प्लग ऊपर देखिए हमने क्या कर दिया, उस पर लगा दिया, स्टेम जो उसका है फनल का उस पर, ठीक है। अब देखिए नाउ हीट स्लोली, धीरे धीरे उसको हीट करना है और ऑब्जर्व करना है। अब आपको इस एक्टिविटी में क्या देखने को मिलेगा, तो आप जो है ऑब्जर्व करेंगे कि जो कैम्फर होता है या अमोनियम क्लोराइड होता है, ये डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है गैस में, बिना लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हुए। तो वेपर जो होती है इनकी वो कंडेंस हो जाती हैं, कहाँ पर, अपर पार्ट जो फनल का होगा, जहाँ पे ठंडा होगा, वो नीचे की साइड वो क्या होगा, फनल गर्म रहेगी, ऊपर की साइड ठंडी रहेगी, तो जो कूलर पार्ट है उधर साइड जाकर कंडेंस हो जाएगा। इम्प्योरिटीज़ जो होती हैं कैम्फर में, वो क्योंकि वोलेटाइल नहीं होती हैं, तो वो जो है सॉलिड स्टेट में ही चाइना डिश में रहेंगी, ठीक है। और ये प्रोसेस जो सॉलिड, जिसमें सॉलिड स्टेट कन्वर्ट हो जाता है गैशियस में बिना लिक्विड स्टेट में चेंज हुए, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं उसको, उसको बोलते हैं सब्लिमेशन। अब देखिए जब सब्सटेंस कन्वर्ट होता है डायरेक्टली सॉलिड से गैशियस स्टेट में विदाउट undergoing a liquid state, then this phenomena is known as sublimation. A change of state directly from solid to gas without changing into a sublimation, and direct change of gas to solid without changing into liquid is called deposition. यहाँ एक नई डेफिनेशन क्या लिखा है इसमें, इसमें सब्लिमेशन के बारे में लिखा है कि क्या होता है, चेंज ऑफ स्टेट जब डायरेक्टली सॉलिड से लिक्विड में होता है, ठीक है, सॉलिड से गैस में होता है, तो उसको क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। और जब डायरेक्ट चेंज होता है गैस का सॉलिड में, ठीक है, बिना लिक्विड स्टेट में गए, उसको क्या कहते हैं, डिपोजिशन कहते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। We have already learned that the difference in various state of matter is due to the difference in distances between the constituent particles. What will happen when we start putting pressure and compress a gas? क्या होगा अगर हम प्रेशर पुट करें और किसी गैस को कंप्रेस करें, ठीक है, इनक्लोज इन अ सिलेंडर, विल द पार्टिकल्स कम क्लोजर, क्या पार्टिकल्स क्लोजर आएंगे? Do you think that increasing or decreasing the pressure can change the state of matter? क्या स्टेट चेंज होगा प्रेशर अप्लाई करने पे? तो आप देखिए इस डायग्राम में, by applying pressure particles can be brought closer together. देखिए यहाँ पे फर्स्ट डायग्राम में क्या है, गैसेस पार्टिकल्स क्या थे, दूर दूर थे काफ़ी, जैसे ही हमने पिस्टन को थोड़ा क्लोज किया तो वैसे ही पार्टिकल्स थोड़े पास आ गए। उसके बाद जैसे ही हमने क्लोज और कर दिया तो पार्टिकल्स क्या हो गए, आपस में ही चिपक गए, ठीक है। अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन लिक्विफाई अ गैस। किसी गैस पे अगर हम प्रेशर और टेम्परेचर को रिड्यूस कर दें, कूल कर दें अगर हम उस गैस को, तो क्या हो जाएगा, हम लिक्विफाई कर सकते हैं गैस को, ठीक है। गैस को हमने क्या कर दिया, प्रेशर और टेम्परेचर को लो करके हाई प्रेशर देकर हमने गैस को लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट कर दिया। हैव यू हर्ड ऑफ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड आपने सुना होगा, राइट, जिसको ड्राई आइस कहते हैं। इट इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर, उसको हाई प्रेशर में स्टोर किया जाता है। सॉलिड CO2 जो है वो कन्वर्ट हो जाता है डायरेक्टली गैस में। सॉलिड CO2 जो होता है वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है। इट इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर, हाई प्रेशर में इसको स्टोर किया जाता है। सॉलिड CO2 जो है डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो सकता है, कन्वर्ट हो जाता है ऑन डिक्रीज ऑफ प्रेशर टू 1 एटमॉस्फेयर, बिना लिक्विड स्टेट में आए। और इसी वजह से कार्बन सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस भी कहते हैं, ठीक है। दस वी कैन से दैट प्रेशर एंड टेम्परेचर ये डिटरमाइन करते हैं स्टेट ऑफ सब्सटेंस।
कौन कौन से 2 फैक्टर्स डिटरमाइन करते हैं स्टेट ऑफ सब्सटेंस? नंबर 1 प्रेशर और नंबर 2 टेम्परेचर, राइट। नाउ वेदर इट विल बी सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। यहाँ देखिए एक अच्छा सा डायग्राम बना है इंटर कन्वर्जन ऑफ 3 स्टेट्स ऑफ मैटर का। लिक्विड से सॉलिड से लिक्विड इंटर कन्वर्जन को कहते हैं फ्यूजन, फ्यूजन कहते हैं, राइट। लिक्विड टू गैस अगर कन्वर्ट हो रहा है तो उसको क्या कहते हैं? वेपराइजेशन कहते हैं उस प्रोसेस को। अगर गैस से सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है तो उसको डिपोजिशन कहते हैं। सॉलिड से अगर गैस वापस इरिवर्सिबल प्रोसेस है तो उसको सब्लिमेशन कहते हैं। गैस से अगर कोई स्टेट लिक्विड में बदल रहा है तो उसको कंडेंसेशन कहते हैं। और लिक्विड से अगर सॉलिड चेंज में हो रहा है तो उसको सॉलिडिफिकेशन कहते हैं उस प्रोसेस को। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है इवेपोराइजेशन, इवेपोरेशन।